तो स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पर। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है ये आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी बता देता हूं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया है, एसएससी क्लास 10 स्टैंडर्ड का, साइंस 2 का 4th चैप्टर। आज इसका हम देखेंगे भाई लेक्चर नंबर 2 एंड पेज नंबर 40 से लेके 42 के बीच में जितनी सारी चीजें आ रही हैं उनके ऊपर बेस्ड कौन से क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो को और लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की, रेडिएशन के बारे में हम बात करेंगे। अभी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है इट कैन अकर ड्यू टू 2 मेन रीजंस। काफी सिंपल से रीजन है, एक नेचुरल रीजन है और एक आर्टिफिशियल रीजन है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं नेचुरल को एंड देखते हैं। चलिए इमेजिन करिए ये हमारा अर्थ है एंड दूर वहां पे बैठा है सन। सन से आ रही है लाइट। अभी ये जो सनलाइट है वो है नेचुरल रेडिएशन। सनलाइट के अंदर आपको 3 टाइप का रेडिएशन मिलेगा। अच्छा, बाय द वे ये जो रेडिएशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, सनलाइट से जो आ रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें क्या आपको मिलेगा, सबसे पहले यू विल गेट 6.8% यूवी रेडिएशन। यूवी मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एंड अगर काफी ज्यादा आप इसको एक्सपोज हो जाते हो, बहुत टाइम तक अगर आप धूप में बैठते हो, आपने देखा होगा ना बीच के बाहर बहुत सारे लोग सन बेथिंग करते हैं, धूप सेकने बैठते हैं। एंड अगर काफी ज्यादा टाइम तक वो लोग वहां बाहर बैठते हैं तो उनका पूरा बॉडी लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, सन बर्न हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, मोस्टली बिकॉज ऑफ यूवी रेडिएशन। तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल है अगर आप बहुत ज्यादा इसको एक्सपोज हो रहे हो। दूसरा होता है 54.3% इंफ्रारेड रेडिएशन। अभी इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब क्या, अगर मैं बाहर धूप में जाता हूं तो मुझे गर्मी होती है, मुझे हीट फील होती है। वो हीट क्या है, वो हीट इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो आपको जो गर्मी हो रही है वो IR मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, इससे हो रही है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टाइप का रेडिएशन। एंड थर्ड टाइप का होता है विजिबल लाइट। कितना होता है, 38.9%। अब ये विजिबल लाइट का क्या काम है, आपको मैं दिख रहा हूं, आप एक दूसरे को देख पा रहे हो, आपको दुनिया दिख रही है, आपको ब्लू कलर का स्काई दिख रहा है। अगर आप बाहर जाओ तो आपको माउंटेन्स, एनिमल्स, प्लांट्स सब दिखता है। तो ये सारी चीजें आपको क्यों दिख रही है, बिकॉज ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, ये है नेचुरल रेडिएशन। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का रेडिएशन होता है। एंड आपको सनलाइट में 3 चीजें मिलने वाली हैं, यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड विजिबल लाइट। अभी इसमें से कौन से हार्मफुल हो सकते हैं, यूवी रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन से भी आपको सनबर्न हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक बाहर धूप में बैठे हो तो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। यह हो गया नेचुरल रेडिएशन। तो बात करेंगे आर्टिफिशियल रेडिएशन की। अभी सबसे पहली बात, आर्टिफिशियल रेडिएशन कहां से आएगा, फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने सुना है, वहां से डायरेक्टली रेडिएशन बाहर नहीं आता है, लेकिन अगर वहां कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ रेडिएशन लीक हो गया तो वो रेडिएशन बाहर आ जाएगा एंड बाद में ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकता है। अब ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल सुना है, रेडियो एक्टिव मटेरियल में से अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, ये सारी चीजें बाहर आती है। ये जो रेडिएशन है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से आ रहा है। ठीक है, ये एक टाइप का हो गया एटॉमिक एनर्जी प्लांट में से आने वाला। एंड दूसरा एक्स रेज, अगर मुझे कोई फ्रैक्चर हो जाता है या फिर मुझे कुछ बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है एंड मुझे उसका पता लगाना है तो डॉक्टर्स हमारा एक्सरेज निकालते हैं। तो ये एक्सरेज भी क्या है, ये आर्टिफिशियल रेडिएशन है। एंड एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का रेडिएशन होता है। यहां तक बात समझ में आई, ये हो गया आर्टिफिशियल। एंड सनलाइट से आने वाला क्या है, नेचुरल है। ठीक है, अभी आपको एक बात बताता हूं, एक जगह फिर एक बात करते हैं विंड स्केल की। ये विंड स्केल आता है यूनाइटेड किंगडम में। वहां पे भी एटॉमिक रिएक्टर जो था, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था, उसमें एक पार्शियल मेल्ट डाउन हो गया एंड रेडिएशन लीक हो गया था। ये भी एक वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर माना जाता है। फिर बात करते हैं 3 माइल्स आइलैंड की। ये जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है ये है यूनाइटेड स्टेट्स में। यहां पे भी पार्शियल मेल्ट डाउन हो गया था। जो रिएक्टर कोर होता है, जो फ्यूल होता है,
वो बहुत ज्यादा हीटअप हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो वहां पे एक पार्शियल मेल्टडाउन हो गया, बिकॉज ऑफ विच रेडिएशन लीकेज हुआ था। ठीक है, तो ये 3 जो डिजास्टर हैं, दे आर द मेजर मिसहैप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। लेकिन यहां पे एक चीज मेंशन नहीं की है, जापान में 2011 में आया था एक अर्थक्वेक एंड सुनामी आई थी, बिकॉज ऑफ विच वहां पे एक फुकुशिमा दाइची नाम का एक रिएक्टर था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पे भी जबरदस्त एक्सप्लोजन्स हुए थे, आग लग गई थी, एंड वो पूरा एरिया भी अनइनहैबिटेबल है। वहां पे अभी भी रेडिएशन है और अगले बहुत सारे हजारों साल तक वहां पे रेडिएशन रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गई सारी रेडिएशन की बातें। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। ये क्वेश्चन कभी आया था? मार्च 2020, अभी वाले एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। आपको 4 बेसिक पॉइंट लिखने हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, कैंसरस अल्सरेशन अकर्स ड्यू टू हाई एक्सपोजर टू रेडिएशन। आपके स्किन पे कैंसरस अल्सरेशन, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये स्किन कैंसर का है, मेलानोमा। अच्छा, और एक और टाइप का कैंसर हो सकता है, आपका जो पूरा स्किन है वहां का वो पूरा निकल जाएगा एंड उसके अंदर आपको कैंसर ग्रो होते हुए दिखेगा। ये जो स्किन निकल गया है इसको बोलते हैं अल्सरेशन। ठीक है, तो कैंसरस अल्सरेशन हो सकता है स्किन पे, या फिर आपके अंदर भी बॉडी के ऑर्गन्स में भी कैंसर हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई एक्सपोजर टू रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड। रेडिएशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि आपके स्किन को, आपके अंदर के ऑर्गन्स को, बॉडीज को इमीडिएटली डैमेज कर सकता है। अभी ये एक एग्जांपल है रेडिएशन बर्न का, उसका पूरा स्किन जल चुका है रेडिएशन से, एंड इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है कि पूरा स्किन निकल जाएगा, पील ऑफ हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपका पूरा स्किन मेल्ट हो रहा है। उतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है रेडिएशन पॉइजनिंग एंड रेडिएशन बर्न्स। ठीक है, तीसरी बात करते हैं भाई, जेनेटिक चेंजेस। अभी शर्नोबिल में जो एक्सप्लोजन हुआ, रेडिएशन लीक हुआ, वहां के सारे लोग तो चले गए लेकिन एनिमल्स अभी भी वहां थे। तो एनिमल्स के बॉडी में जो डीएनए है, वो डीएनए में कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ म्यूटेशन आ गया, कुछ चेंज आ गया। ठीक है, उनके डीएनए में चेंज आया, तो उन एनिमल्स के जो बच्चे हुए, उन बच्चों में आपको जेनेटिक चेंजेस दिखेंगे, उनके जीन्स में गड़बड़ हो गई तो उनके कैरेक्टर में गड़बड़ हो जाएगी। अभी ये एग्जांपल देखो, फेशियल डिफॉर्मिटी, उसका जो फेस है वो कुछ अजीब तरीके से बना हुआ है, आड़ा टेढ़ा हो गया है। एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जिनका हाथ, उनका हाथ पैर, उनका बॉडी का साइज, ये सारे चीजों में चेंज आने लगा। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते थे, बहुत जल्दी मर जाते थे, उनका लाइफ स्पैन कम हो गया था। तो ये सारे चेंजेस देखने मिले, उनके बॉडी का कलर में भी चेंज आने लगा। तो ये जेनेटिक चेंजेस होने लगे बिकॉज ऑफ रेडिएशन। तो एक बात याद रखना बच्चों, न्यूक्लियर रेडिएशन जो है एटॉमिक एनर्जी प्लांट का, वो आपके डीएनए में डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है, आपके जीन्स में चेंज कर सकता है, तो आपका कैरेक्टर्स में भी चेंज दिखेगा, कुछ डिफॉर्मिटी दिख सकती है आपके बच्चों में। आप में तो नहीं आएगा लेकिन आपके बच्चों में वो चेंज दिखेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, विजन इज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। आपका आईसाइट अफेक्ट हो सकता है, मोस्टली ब्लरी विजन, एकदम धुंधला दिखेगा, या फिर कैटरैक्ट आपने सुना है, ये जो एग्जाम्पल है, इमेज है, ये है कैटरैक्ट का, मोतिया बिंदु बोलते हैं ना, जो तुम्हारा लेंस होता है, वो लेंस, आंख पे लेंस होता है ना, वो लेंस फॉगी हो जाता है तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं। तो ये सारे जो है वो इफेक्ट्स हैं रेडिएशन के। ये क्वेश्चन आया था भाई 2 मार्क के लिए, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आई होप ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट थी, बहुत सारी चीजें आपको मैंने बताई है रेडिएशन के बारे में। चलिए आगे जाते हैं। तो बात करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की। अभी ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है, क्वेश्चन नंबर 3A आपका टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, इट इज अ शॉर्ट नोट, काफी सिंपल सा आंसर है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, वी आर फेसिंग मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। कौन से प्रॉब्लम है ये मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन ले लो, पॉल्यूशन ले लो, क्लाइमेट चेंज ले लो, बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं एंड दुनिया खत्म हो रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं? ड्यू टू वेरियस नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन द अर्थ। बहुत सारे नेचुरल चीजों के वजह से भी ये सारी चीजें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट फायर ले लो, आग लग गई जंगल में, एनिमल्स मर गए, प्लांट्स मर गए, पूरा वो जो एरिया है वो बैरन हो जाएगा, वहां पे अभी कुछ उग नहीं पाएगा।
या फिर कुछ अर्थक्वेक आ गया तो एनिमल्स मरेंगे, प्लांट्स मरेंगे, कुछ फ्लड आ गया बहुत ज्यादा, कुछ बहुत तेज बारिश हो गई, क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो ये सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। आर्टिफिशियल फैक्टर्स तो आपको पता है, पॉल्यूशन तो हमने ही किया है, क्लाइमेट चेंज हमने किया है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स दुनिया में हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। लोगों को बहुत बार पता नहीं होता है कि वर्ल्ड में कितने प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट में कितने प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल एंडेंजर्ड है, उसका पॉपुलेशन बहुत कम है, लोगों को पता नहीं है, लोग जा रहे हैं उसका हंट करने, शिकार करने, तो वो बेचारा एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है एनवायरमेंट को बचाना कैसे है, प्रोटेक्ट करना कैसे है। तो हम क्या कर सकते हैं? इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ओनली इफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बिकम्स अ इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। अगर सारे लोग मिलकर, सब लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं दुनिया को बचाने का, एनवायरमेंट को बचाने का, तब जाके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम शायद दुनिया को बदल सकते हैं, शायद हम इस दुनिया को अभी भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे अंदर कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ इनकलकेटेड चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए आपको, कि भले कितने भी लोग आपको अपोज करें, कितना भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाए, हम इस दुनिया को बचा कर रहेंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए कि हम कर सकते हैं। अफेक्शन टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, भाई एनवायरमेंट से प्यार होना चाहिए, नेचर से प्यार होना चाहिए। अगर आप उसको इग्नोर करोगे, अगर आप केयर नहीं करोगे, तो इस दुनिया को बचा नहीं पाओगे। फिर आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द एनवायरमेंट, कि अगर मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो उसको मुझे वापस नॉर्मल करने के लिए क्या करना होगा। अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्ट काट दिया है पूरा, तो उसको वापस रिवाइव करने के लिए मुझे क्या करना होगा। कौन से एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, उनको रिवाइव करना है, उनको बचाना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें, पॉजिटिव एटीट्यूड, अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट, अगर ये सारी चीज़ें आपको बचपन से सिखाई जाए, अभी तो आप बड़े हो गए, 16 ईयर के हो, 15 ईयर के हो, लेकिन अगर यही चीज़ें आपको बचपन से बताई जाए, तो क्या हम इस दुनिया को अभी भी बचा सकते हैं? तो ऑल ऑफ दिस शुड बी इनकलकेटेड। इनकलकेटेड मतलब भाई बच्चों में बचपन से उनको बताना है, उनके दिमाग में डालना है। दिस शुड बी इनकलकेटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड, बचपन से बताना है। तो एक बात बताना, अगर आपको बचपन से बताया कि कचरा रास्ते पे मत डालो, रास्ते पे थूको मत, खांसो मत, छीको मत, पेंडेमिक हो जाएगा, जो हो गया है, बिकॉज लोगों को पता नहीं था। अगर आप जितने भी सारे लोग थे, अगर मास्क पहन के घूमे, सैनिटाइजेशन प्रॉपरली करे, अगर वो खांस रहे हैं तो मुंह पे हाथ रखे या फिर ऐसे करके खांसे, अगर ये सारी चीजें उनको पता होती तो शायद ये पैंडेमिक थोड़ी कम होती, इसका इंटेंसिटी थोड़ा और कम हो जाता, शायद ये जल्दी खत्म भी हो जाती। तो अगर ये सारी चीजें आपको बताई जाए तो दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन, मतलब आप लोग या फिर आपके बाद आने वाली जो जनरेशन है, दे शुड बी मोर अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। काफी सिंपल सी बात है। एंड अभी ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, जितनी सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, गरीब कंट्रीज, इन सब लोग ने भाई एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। काफी सिंपल सा शॉर्ट नोट है, 6-7 पॉइंट है। हमें पता है एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है, अगर हम सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया को बचा नहीं पाएंगे। ये सिंपल सा मैसेज आपको यहाँ पे देना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे जाते हैं। तो बात करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, क्वेश्चन नंबर 6B। बहुत ही सिंपल आंसर है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो आप। सिर्फ एक बार सुन लो मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, जब से ह्यूमंस आए हैं, देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनवायरमेंट। हमारे और एनवायरमेंट के बीच में एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है। अब बताना भाई, अर्थ बना था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन हम तो अभी अभी आए हैं, बराबर ना। ह्यूमंस स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, अर्थ बनने के बहुत टाइम बाद हम आए, लेकिन उतने से टाइम में हमने पूरे दुनिया का वाट लगा दिया, बराबर है। अब जैसे ही ह्यूमंस अर्थ पे आए एंड हमारे पास इंटेलिजेंस आया, हमने हमारा सुपीरियोरिटी प्रूव कर दिया एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। बाकी सारे एनिमल्स को हमने बता दिया हम तुम्हारे दादा हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे डैडी हैं, हम सुपीरियर हैं टू यू, ये हमने प्रूव कर दिया।
कैसे प्रूव किया हमने ये? बाय सम कैरेक्टर्स। हमारे पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास मेमोरी है, हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, हमारे पास इमेजिनरी एबिलिटी है, हम चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। जितनी सारी इन्वेंशंस हुई हैं, इनोवेशंस हुआ है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, क्या क्या अलग अलग टाइप का टेक्नोलॉजी आ गया है, ये सब क्यों आया? बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टर्स। एंड हम अब क्या कर रहे हैं? वी हैव एस्टैब्लिश्ड डोमिनेशन ओवर द नेचर। अभी हम नेचर को कंट्रोल करने लगे हैं, हम नेचर को डोमिनेट करने लगे हैं। बराबर है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन ह्यूमंस यूटिलाइज्ड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। हम सिर्फ अर्थ से, हमारे नेचर से, एनवायरमेंट से लेते गए। कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, जितना सारा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल था, हमने रहने के लिए जगह नहीं था तो फॉरेस्ट काट दिया, फार्मिंग के लिए जगह नहीं था तो पूरा फॉरेस्ट काट दिया। तो हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। एंड इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सैटिस्फैक्टरी लाइफ, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए हम सिर्फ नेचर से लेते गए। ह्यूमन केप्ट स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल। हम सिर्फ लेते गए, लेकिन हमने कुछ वापस दिया नहीं नेचर को। एंड एक टाइम पे जहां पे एक पूरा फॉरेस्ट हुआ करता था भाई, अभी वहां पे क्या हो गया है? एक बैरन लैंड हो गया है। एंड दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आ गए, तो करना क्या है? thus ऐसा मानते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन हैज अ वेरी क्रूशियल रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस। ठीक है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरमेंट के बैलेंस को वापस मेंटेन करना, उसको वापस नॉर्मल लेके आना। बराबर है? तो ये लोग ने बहुत अच्छी बात बताई है। फाइनल स्टेटमेंट, इफ ह्यूमंस हैव डिस्टर्ब्ड द एनवायरमेंटल बैलेंस, अगर हमने दुनिया को डिस्ट्रॉय किया या फिर हमने एनवायरमेंट के बैलेंस को अगर बिगाड़ा है, देन ओनली ह्यूमंस, फिर हम ही, वी कैन ओनली कंजर्व एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर। अगर हमने डिस्ट्रॉय किया है तो हम ही है जो इसको वापस इंप्रूव कर सकते हैं, वापस बचा सकते हैं, वापस नॉर्मल कंडीशन पे लेके आ सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका छोटा सा आंसर अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने खराब किया है तो हम ही उसको रिपेयर भी करेंगे। काफी सिंपल, इतना लिख दोगे आपको मिल जाएगा भाई 3 मार्क। चलिए आगे जाते हैं। तो बात करते हैं द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। ये भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, क्वेश्चन नंबर 6E। तो ये कौन से आदमी के बारे में हम बात करने वाले हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, और बहुत ही भारी काम किया है इन्होंने। इनका नाम है जादव मोलाई पेंग एंड इज अ हाईली केपेबल पर्सन। इन्होंने जो काम किया है वो, उसका मैं कितना तारीफ करूं मुझे भी नहीं पता भाई। सिर साष्टांग नमस्कार इनको, नेक्स्ट लेवल काम किया है। क्या किया है बताता हूं। नाउ ये जो भाई साहब है, ही वॉज बोर्न इन असम इन अ नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक ट्राइब मतलब क्या? ये लोग एक जगह पे सेटल नहीं होते, दे कीप ट्रैवलिंग। एक जगह से दूसरे जगह पे वो मूव करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। इनको बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब। अब ये जो भाई साहब है जादव मोलाई पेंग, नाम याद रखना बच्चों, ये कभी बॉर्न हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन 1963 एंड जब वो 16 साल के थे, ही वॉज वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर। जब से वो 16 साल के थे तब से वो फॉरेस्ट में काम करते थे। अभी एक बार क्या हुआ ना, लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डाइड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोइंग बाय द विलेज। अभी ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वहां पे आ गया एक बहुत बड़ा फ्लड, एंड बिकॉज ऑफ द फ्लड बहुत सारे स्नेक्स मर गए। जो रिवर की साइड्स होती है ना, रिवर बैंक्स, वहां पे बहुत सारे सांप मरे हुए थे। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये भाई साहब ने, जादव मोलाई पेंग। तो उन्होंने क्या किया, एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई प्लांटेड 20 बाम्बू प्लांटलेट्स। नदी के साइड में बाम्बू के ट्रीज लगाने उन्होंने स्टार्ट किए। अब ये बाम्बू का प्लांट क्या करेगा मालूम है? बाम्बू के जो रूट्स होते हैं ना, वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे एकदम टाइटली। तो सबसे पहली बात, अगर फ्लडिंग होती है तो बाम्बू पानी को रोकने का ट्राई करेगा, पहली बात। एंड दूसरी बात, सॉइल को पकड़ के रखा है तो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करेगा। एंड अगर सॉइल जो है वो पानी के साथ फ्लो नहीं होगी तो फ्लड का इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा। तो सिंपल, फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, एनिमल्स की जान बचाने के लिए इन्होंने बाम्बू प्लांट लगाए। अच्छा, फिर थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड आगे जाते हैं। 1979 की बात है। वहां पे एक सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उन्होंने एक अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अफॉरेस्टेशन मतलब क्या? ट्री प्लांटेशन। वो लोग पेड़ लगाना शुरू किया वो लोग ने, इन 200 हेक्टार्स ऑफ लैंड।
200 हेक्टार्स मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 494 एकर्स, मतलब समझ लो 500 एकड़ की जमीन थी, वहां पे कुछ भी नहीं था, पूरा बैरन था, तो वहां पे उन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए। अभी ये जो भाई साहब थे मोलाई, ही वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर्स हु वेर लुकिंग आफ्टर द प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन थे, ये, एंड इनके साथ कुछ और लोग भी थे। लेकिन अभी क्या हुआ ना, मोलाई कंटिन्यूड टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो 500 एकड़ का काम खत्म हो गया, उधर उन्होंने पेड़ लगा दिया, बाकी के सारे लोग चले गए, लेकिन इन्होंने अपना काम फिर भी कंटिन्यू किया। उसके आजू बाजू की जो जमीन थी वो भी बैरन थी, वहां पे ही केप्ट प्लांटिंग ट्रीज। 30 साल तक कंटिन्यू उन्होंने पेड़ लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यूअस वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज, अभी वो जो पूरा एरिया है, कितना एरिया है सुनना, द बैरन एरिया विटनेस्ड फॉरेस्ट कवर ओवर 1360 एकर्स। 1360 एकड़ की पूरी जमीन थी, वहां पे भाई क्या बन चुका है, फॉरेस्ट बन चुका है, जंगल बन चुका है। एक अकेला आदमी 30 साल तक एक एक पेड़ लगाता रहा, एंड आज एक जंगल बना दिया है। टुडे दिस जंगल इन कोकिलामुख, किधर है, कोकिलामुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क फॉर 30 ईयर्स। 30 साल का मेहनत का फल है। He has been awarded with the prestigious Padma Shri Award by the Government of India for his unparalleled work. नेक्स्ट लेवल काम किया है तो भाई अवार्ड तो बनता है, ठीक है ना, पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है। एंड लास्टली वो जो पूरा जंगल है उसका नाम पड़ा मोलाई जंगल, इनके नाम के ऊपर। काफी सिंपल है। तो ये पूरे स्टोरी का तात्पर्य क्या है, कंक्लूजन क्या है, मेनी पीपल विल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। जंगल काटना है, दुनिया बर्बाद करनी है, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर दुनिया बचानी है, एक जंगल उगाना है, प्लांट करना है, प्लांट लगाने हैं, तो एक अकेला आदमी भी काफी हो जाएगा। इवन अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड काफी इंस्पायरिंग है, काफी मोटिवेटिंग है। एक अकेला आदमी चाहे तो दुनिया को बदल सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अबाउट बायोडाइवर्सिटी। इसके ऊपर दो क्वेश्चन दिया है। कौन सा है, क्वेश्चन 3C, क्वेश्चन 6C, दोनों आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस का थोड़ा फ्रेमिंग, उनका वर्ड्स अलग है, लेकिन उनका मतलब, उसका आंसर सेम ही है, बायोडाइवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू 2 पार्ट्स। बायो मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। आप घर के बाहर जाओ और दुनिया देखो तो आपको अलग अलग टाइप का एनिमल्स, प्लांट्स सब मिलेगा, भिन्न भिन्न प्रकार का एनिमल्स और प्लांट्स मिलेगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द बायोडाइवर्सिटी। देखो, आवर लिविंग वर्ल्ड हैज बीन रिचली डाइवर्स। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, अभी भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो अभी अपने को मिलते नहीं हैं, उनका पॉपुलेशन खत्म हो गया है, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। एग्जाम्पल देख लो, पायरीनियन आइबेक्स, टास्मेनियन टाइगर, नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरस। अभी ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए, उसके पीछे क्या रीजंस हैं? कुछ नेचुरल रीजंस के वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो गया तो बहुत सारे एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते इस क्लाइमेट में, तो वो लोग मर गए, उनका पॉपुलेशन खत्म हो गया। एंड बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जिनको हमने शिकार करके, हंट करके, उनका पोचिंग करके हमने उनको खत्म किया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई एक्सटिंक्शन की बात। अभी बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें, जो आपको आंसर में लिखना है, बायोडाइवर्सिटी अकर्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स। कितने लेवल हैं? 3 लेवल्स। कौन से हैं? एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सबका मतलब आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, एंड तीसरा होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तीनों को हम एक एक करके पकड़ के पढ़ते हैं। चलिए, लेट अस स्टार्ट विथ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक मतलब क्या? जीन। अब एक बात याद करना, जीन क्या कंट्रोल करता है? कैरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं कैसा दिखेगा, मेरा स्किन कलर, मेरा हाइट, मेरा आई कलर, मेरा हेयर, ये सब कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है? जीन। तो अभी इसमें क्या होगा सुनो, occurrence of diversity among the organisms of same species is called as genetic diversity। मतलब क्या?
अभी सारे इंसान ले लो, आपको सारे इंसान दिख रहे हैं। इंडियंस अलग दिखते हैं, यूरोपियंस अलग दिखते हैं, अमेरिकन्स अलग हैं, चाइनीज लोग, जापानीज लोग अलग दिखते हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग अलग दिखते हैं, लेकिन हम हैं तो सब इंसान ना। वी आर ऑल ह्यूमंस, वी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, लेकिन हम दिखते अलग हैं। क्यों? बिकॉज हमारे जीन्स अलग हैं, हमारे कैरेक्टर्स अलग हैं। ठीक है बच्चों, याद करना, वन मोर टाइम। वी ऑल डिफरेंट ह्यूमंस, दिखते अलग हैं लेकिन बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, लेकिन हमारा जीन्स अलग है, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी दिख रहा है, हमारे जीन्स में वैरायटी दिख रही है, हमारे कैरेक्टर्स में वैरायटी दिख रही है। बात समझ रहे हो? आम ले लो, मैंगो, हापुस, तोतापुरी, राजापुरी, केसर, बहुत लंगड़ा, बहुत टाइप का आंबा मिलेगा आपको, लेकिन है तो सब मैंगो, स्पीशीज सेम है लेकिन इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी दिख रहा है। कुत्ते ले लो, पोमरेनियन, पग, लैब्राडोर, अल्सेशियन, जर्मन शेफर्ड, ग्रेट डेन, कितना कुत्ता है, लेकिन सब कुत्ता ही है ना, स्पीशीज सेम है लेकिन उसके जीन्स में आपको डिफरेंस दिख रहा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी दिख रही है। कम ऑन, बात समझ रही है? काफी सिंपल सी चीज है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्या लिखा है। पॉसिबिलिटी, पढ़ना मेरे साथ, पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइजेस इफ देर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज। मतलब क्या? इमेजिन करो एक स्पीशीज है, बहुत सारे एनिमल्स हैं एंड वो सारे सिमिलर हैं, उनके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है। इमेजिन करो, वन मोर टाइम, स्पीशीज है, बहुत सारे एनिमल है एंड उनमें डाइवर्सिटी नहीं है, उनमें डिफरेंस नहीं है। तो ये जो एनिमल्स होंगे ना, अगर ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग बच्चे पैदा कर नहीं पाते। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो रीजंस हम अभी नहीं देख रहे हैं बिकॉज आपको समझ में नहीं आएंगे, सिर्फ आपको बता देता हूं। अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो बहुत बार वो एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, या फिर अगर उनके बच्चे होते हैं तो उनके अंदर कुछ डिफेक्ट होगा, कुछ डिफॉर्मिटी होगा, कुछ बीमारी हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करके उस स्पीशीज का पॉपुलेशन कम 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 होते जाएगा, तो वो स्पीशीज खत्म हो सकती है अगर उस स्पीशीज में डाइवर्सिटी नहीं है। बात समझ रहे हो बच्चों? एक बार वापस पढ़ो ये, पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज, वाइपिंग आउट मतलब क्या? खत्म करने का। अराइजेस इफ देयर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज। बात समझ में आई? अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो वो स्पीशीज खत्म हो सकती है। रीजंस आपको मैं अभी नहीं बता सकता बिकॉज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, नहीं समझ में आएंगे। डोमिनेंट रिसेसिव हमने थोड़ा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड है, आपको इतना बता देता हूं, चाहिए तो। ठीक है, ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर दूसरा है हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी। चलिए उसको पकड़ते हैं। काफी सिंपल सी बात है, अर्थ पे जाओ, घर के बाहर निकलो, आपको अलग 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 टाइप का स्पीशीज मिलेगा, प्रजातियां मिलेंगी। इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर इन द नेचर। अलग अलग स्पीशीज हैं, इसको ही बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। एकदम सिंपल सी बात है बच्चों। स्पीशीज डाइवर्सिटीज में आपको क्या दिखेगा भाई? वेरियस टाइप्स, अलग अलग टाइप का प्लांट मिलेगा। मैंगो का प्लांट, एप्पल का प्लांट, चीकू का प्लांट मिलेगा ना, भिंडी का, गवार का। अलग अलग एनिमल्स मिलेंगे, अलग अलग जगहों पे रहने वाले एनिमल्स मिलेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। अर्थ पे अलग अलग स्पीशीज हैं, इसको ही बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज। सिंपल सी बात। एंड लास्ट, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पकड़ो उसको। अब देखो भाई, अर्थ पे बहुत सारी अलग 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 टाइप की इकोसिस्टम है। आप कोई भी एरिया में चले जाओ, आप अभी डेजर्ट में चले जाओ तो अलग इकोसिस्टम मिलेगा, आप पोलर रीजन में चले जाओ तो अलग इकोसिस्टम मिलेगा, जंगल में चले जाओ अलग इकोसिस्टम मिलेगा, आप पानी में चले जाओ अंडर वाटर अलग इकोसिस्टम मिलेगा। तो मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। बराबर। इकोसिस्टम क्या होती है उसका थोड़ा मतलब याद करो। लिविंग जो होते हैं बायोटिक फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग एबायोटिक, लिविंग नॉन लिविंग, उनके बीच में क्या होता है? इंटरैक्शंस, एंड दे आर कॉल्ड एज इकोसिस्टम। बराबर। तो एक माउंटेन इकोसिस्टम है, एक डेजर्ट इकोसिस्टम है और एक टुंड्रा इकोसिस्टम है, ठंडी जगह जो जहां पे बर्फ गिरती है। तो मैं कहीं पे भी चले जाऊं तो मुझे अलग अलग टाइप के एनिमल मिलेंगे। माउंटेन में चले जाऊं तो वहां पे अलग एनिमल्स मिलेंगे, उनका कैरेक्टर अलग होगा। डेजर्ट में चले जाऊं अलग एनिमल मिलेंगे।
ठंडी जगह पे चले जाऊं, अलग एनिमल मिलेंगे। तो हर एक इकोसिस्टम में आपको क्या मिलने वाला है, आपको डाइवर्सिटी मिलने वाला है, आपको वैरायटी मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। चलिए, तो ये हो गई सारी हमारी, पेज नंबर मेरे को भी याद नहीं है, 40 था 42 था, उतने पेजेस में आने वाले सारे टॉपिक्स हमने देखे, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे। आई होप बातें समझ में आई हैं। थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर आपके अंदर क्रिएट हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना इफ यू आर न्यू टू द चैनल। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच।